डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एमपी सेट 2026 के लिए इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, जो आपको 1 मार्च को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ओके ना, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए जानते हैं। गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समसीमांत उपयोगिता का नियम, ऑप्शन बी है हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ऑप्शन सी है प्रकट अधिमान सिद्धांत, या ऑप्शन डी है तटस्थता वक्र अभिगम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा समसीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन ए। क्या आएगा? समसीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। गोसेन का द्वितीय नियम एच.एस. गोसेन द्वारा पहली बार समसीमांत उपयोगिता के नियम के अवधारणा उल्लेखित किया गया है ना। इन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम का समर्थन किया। किसने किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने समर्थन किया है। अल्फ्रेड मार्शल ने समर्थन किया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय अवधारणा यह बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग प्रकार का यह वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, और इसलिए ऑप्शन ए औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, यह ऑप्शन बी औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, यह ऑप्शन सी औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर रहती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है। ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय अवधारणा में यह बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? उपभोग प्रकार का यह वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, सापेक्ष आय अवधारणा, सापेक्ष आय अवधारणा, सापेक्ष आय अवधारणा सर्वप्रथम डोरोथी ब्रैडी है ना, डोरोथी ब्रैडी और रोज फ्रीडमैन द्वारा रखी गई थी। सबसे पहले किन्होंने किया है सापेक्ष आय अवधारणा को? डोरोथी ब्रैडी और रोज फ्रीडम। कौन है? रोज फ्रीडम ने रखी थी। इसके बाद ड्यूजेनबरी ने करी। उसके बाद किसने किया है? उसके बाद ड्यूजेनबरी ने की है ना, उसके बाद ड्यूजेनबरी ने की है। कब किया है? 1952 में। ठीक है, 1952 में विकसित किया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वरक का निम्नलिखित में से किस निकट संबंध है? त्वरक का निम्नलिखित में से किस निकट संबंध है? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी बेकार पड़ी क्षमता, ऑप्शन बी रहतिया, ऑप्शन डी प्रेरित निवेश। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी प्रेरित निवेश। आइए जानते हैं त्वरक के बारे में। त्वरक का सबसे पहले किसने दिया है? J.R. हिक्स। ओके, इन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ
ट्रेड साइकिल में व्यापार चक्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। ओके, क्या किया है इन्होंने? तोरक है ना, तोरक की गुण वो करी है, जानकारी दी है। किसने दी है? सबसे पहले जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में दिया। ओके गाइस, ये क्या है? स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश है। क्या है? स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। मैस्ट्रिच संधि से निम्न में से किसका सृजन हुआ है? बताइए। ऑप्शन ए यूरोपीय संसद का, ऑप्शन बी यूरो का, ऑप्शन सी यूरोपीय न्यायालय का, या ऑप्शन डी संघ का। इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ का। किसका? यूरोपीय संघ का। मैस्ट्रिच संधि कब हुई थी? फरवरी 1992 में हुई थी। फरवरी 1992 में सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और 1993 में लागू हो गई थी। कब लागू हुई थी? 1993 में लागू हो गई थी। ओके, इस टाइप से के क्वेश्चन आपको 100% एमपी सेट में देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है तरलता जाल, ऑप्शन बी है प्रदर्शन प्रभाव, ऑप्शन सी है स्थायी आय परिकल्पना, ऑप्शन सी है स्थायी आय परिकल्पना, ऑप्शन डी है संपदा प्रभाव। अभी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों, और ये इसकी सूची है, मिलान करना है। तरलता जाल किसका है? तरलता जाल है जे.एम. किन्स का है। तरलता जाल किसका है? जे.एम. किन्स का है। प्रदर्शन प्रभाव किसका है? प्रदर्शन प्रभाव है जेम्स ड्यूजेनबरी। स्थायी आय परिकल्पना किसकी है? मिल्टन फ्रीडमैन की है। स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन की है। संपदा प्रभाव S.A.C. पीगू की है। ओके गाइस, ये इसका आंसर आएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्च को देखने को मिल सकते हैं एमपी सेट के लिए। 100% ऐसे ही आते हैं, सेट में है या असिस्टेंट प्रोफेसर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आते ही हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इको मार्क लेबल किससे संबंधित है? इको मार्क लेबल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निर्यात वस्तु से, ऑप्शन बी आयात वस्तुओं से, ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं, या ऑप्शन डी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए गाइस, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं। इको मार्क लेबल क्या है? आइए जानते हैं इको मार्क लेबल क्या है। पर्यावरण अनुकूलतम, पर्यावरण अनुकूलतम, पर्यावरण अनुकूलतम, पर्यावरण अनुकूलतम उत्पादों के निर्माण के लिए, उत्पादों के निर्माण के लिए भारत सरकार की एक ही योजना है। ये क्या है? एक योजना है, भारत सरकार की एक योजना है की शुरुआत की है। कब की है इस योजना की शुरुआत? 1991 में हुई। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1991 में की गई है। इसे इको मार्क नाम से जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? इको मार्क के नाम से जाना जाता है। इको मार्क। ओके गाइस, इको मार्क के नाम से जाना जाता है, और यह योजना भारतीय ब्यूरो द्वारा प्रतिबंधित की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारतीय ब्यूरो के द्वारा की गई है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7, पीकॉक वाइज मैन अवधारणा में वर्णित विस्थापन प्रभाव का अर्थ है। पीकॉक वाइज मैन में अवधारणा में वर्णित विस्थापन प्रभाव का अर्थ है ऑप्शन ए, उच्च आर्थिक वृद्धि के अनुसार लोक व्यय का ऊर्ध्वगामी प्रतिस्थापन। ऑप्शन बी, लोक व्यय तथा कराधान के पुराने रुझान से नए उच्च स्तर की ओर गमन। ऑप्शन सी, लोक व्यय में स्थिर दर में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लोक व्यय कराधान के पुराने रुझान से नए तथा उच्च स्तर की ओर गमन। वाइजमैन और पीकॉक के अनुसार, है ना, वाइजमैन और पीकॉक के अनुसार यह सार्वजनिक व्यय सुचारू और निरंतर रूप से नहीं बढ़ता है। समय के साथ सार्वजनिक व्यय और चरणबद्ध तरीके से बढ़ता है। ये क्या करता है, चरणबद्ध तरीके से बढ़ता है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के धर्मनिरपेक्ष काल 1890 और 1995 के अनुभवों का अध्ययन किया। ओके गाइस, विस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव और एकाग्रता इनकी अवधारणाएं हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेस्पेयर और पासे के सूचकांक को गुणोत्तर माध्य प्रदान करता है। ऑप्शन ए, मार्शल एजवर्थ सूचकांक। ऑप्शन बी, बाउले का सूचकांक। ऑप्शन सी, फिशर का सूचकांक। ऑप्शन डी, केली का सूचकांक। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा फिशर का सूचकांक। क्या आएगा, फिशर का सूचकांक। इसमें इसका फॉर्मूला है फिशर का। ओके गाइस, फिशर का फॉर्मूला है P01 बराबर √L इंटू P। फार्मूला है √सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0, ओके, इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 Q1 इंटू 100। ओके, ये है इसका फॉर्मूला फिशर के सूचकांक का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं अवधारणाएं विकसित की है। ऑप्शन ए, J.S. बेन। ऑप्शन बी, W.J. बॉमेल। ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल या ऑप्शन डी, W.S. जेवेंस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, J.S. बेन ने किया है। किसने किया है, अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं अवधारणाएं विकसित किसने की है, J.S. बेन ने किया है। ये एक प्राकृतिक और प्रवेश के लिए बाधाओं की हद का गहन अध्ययन है। क्या है ये, प्रकृति और प्रवेश के लिए बाधाओं की हद का गहन अध्ययन है। बाधाओं की हद का गहन अध्ययन है। क्या है, गहन अध्ययन है। ओके, J.S. बेन ने, है ना, 1956 में, कब किया है इसको, 1956 में नई प्रतिस्पर्धा बाधाएं में संकलित किया है। कहाँ किया है, नई प्रतिस्पर्धा, 1956 में नई प्रतिस्पर्धा। ओके गाइस, आइए इस प्रकार की जानकारी को आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए, पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, निशुल्क परिवहन। ऑप्शन सी, फर्मों का मुक्त प्रवेश। ऑप्शन डी, देसी उत्पाद। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, पूर्ण ज्ञान अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता नहीं है। निशुल्क परिवहन, फर्मों का मुक्त प्रवेश और देशी उत्पाद, ये क्या है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का विशेषता है।
ठीक है, ओके गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतः सहसंबंध की उपस्थिति में यदि OLS का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम होगा? ऑप्शन ए, गुणांक प्राकलन भ्रामक हो सकता है, या ऑप्शन बी, परिकल्पना परीक्षण गलत निष्कर्षों पर पहुंच सकता है, या ऑप्शन सी, मॉडल के आधार पर किया गया पूर्व अनुमान अभिनीत युक्त हो सकता है, या ऑप्शन डी, मानक तृतीय अनुपयुक्त हो सकती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताइए। इसके ऑप्शन आगे हैं, आंसर भी दिया हुआ है इसका। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। ओके, ऑप्शन 2 और 4 आएंगे। OLS यह मान्यता है कि इसमें स्वतः सहसंबंध नहीं पाया जाता है। यदि उसकी उपस्थिति पाई गई तो परिकल्पना परीक्षण कैसे होंगे? गलत निष्कर्ष दे सकता है। यह साथ ही मानक त्रुटियां अनुपयुक्त हो सकती है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इसमें कौन कौन से आएंगे? एक और क्या आएगा? ये इसमें क्या आएगा आंसर? ऑप्शन 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन 2 और 4। ओके गाइस, परिकल्पना परीक्षण गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, या फिर क्या है, मानक तृतीय अनुपयुक्त हो सकता है। ओके गाइस, ये ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित बाजारों में से किस में विज्ञापन आम बात होती है? ऑप्शन ए, अल्पाधिकार, ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, या ऑप्शन डी, एकाधिकार। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताएगा ऑप्शन ए, अल्पाधिकार। क्या है? अल्पाधिकार आएगा। ओके गाइस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अल्पाधिकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वालरा है ना, वालरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, समीकरण प्रणाली का, ऑप्शन बी, युगपत रेखीय समीकरण प्रणाली, या ऑप्शन सी, युगपत समीकरण प्रणाली, या ऑप्शन डी, रेखीय समीकरण प्रणाली। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, युगपत समीकरण प्रणाली। लियोन वॉलरा ने दिया है। किसने दिया है इसका? लियोन वॉलरा। ओके, कब करा है इसका? 1834 से 1810 में। ओके, पहले अर्थशास्त्री थे ये लियोन वॉलरा, जिन्होंने औपचारिक सामान्य संतुलन स्थापित किया। क्या किया है? औपचारिक सामान्य संतुलन स्थापित किया। औपचारिक सामान्य संतुलन, औपचारिक सामान्य संतुलन स्थापित किया है ना। ठीक है, ये नवशास्त्रीय सिद्धांत का समावेश उसमें समावेश किया। क्या किया है? नवशास्त्रीय सिद्धांत का समावेश किया। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, बहुचर प्रतिमान में प्रतिगमन गुणांकों का परीक्षण किया जाना है, किस परीक्षण का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए, एफ परीक्षण, ऑप्शन बी, डी परीक्षण, ऑप्शन सी, टी परीक्षण, या ऑप्शन डी, काई वर्ग परीक्षण। बताइए, काई वर्ग परीक्षण को एक्स वर्ग भी कहा जाता है, काई वर्ग परीक्षण। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एफ परीक्षण, डी परीक्षण, टी परीक्षण, काई परीक्षण है ना, ये वाला आपको एनोवा परीक्षण है ना, एनोवा परीक्षण, ये आपको देखने को 100% एमपी सेट में 1 मार्च को मिल सकते हैं। ओके गाइस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, काई वर्ग परीक्षण। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन
ए आएगा गाइस, ऑप्शन ए एफ परीक्षण है ना, बहुचर है ना, बहुचर प्रतिमान प्रतिगमन गुणांकों को एफ परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। ओके गाइस, ये हमेशा ही आते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसका आएगा एफ परीक्षण। ओके गाइस, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। 1 मार्च को आपको और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ओके, 1 मार्च तक आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएंगे। 100% मेरी गारंटी है। ओके गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। तो कमेंट से ही आप मुझे उसके माध्यम से आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता 100% दिलाए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।